आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। इस दिन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था और ये कहां पर लगता है? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 1 to 75 आता है। जनरल प्रिंसिपल मतलब यूनिवर्सल, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर जगह अप्लाई होते हैं, यानी सेक्शन 1 to 75 जो है वो हर तरीके कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होगा। दूसरा आता है हमारा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। नाम से क्लियर है, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करूं अगर मैं, तो इंडेमनिटी का मतलब हो गया अगर आपको किसी चीज का नुकसान हो गया और उस नुकसान की भरपाई आपको थर्ड पार्टी करके दे रही है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जैसे आप किसी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, आप कार का इंश्योरेंस कराते हो, अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको आपके नुकसान की भरपाई करके देती है। उसके बाद आता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी तीन पार्टी हैं। ए गया बी के पास और जाकर बोला मुझे लोन दे दे, बी ने मना कर दिया। अब ए गया सी के पास और सी को जाके बोला कि मुझे जो है बी से लोन दिलवा दे। सी आया बी के पास और बोला ए को लोन दे दे, मैं ए की गारंटी लेता हूँ। बी ने सी की बात मान के जो है ए को लोन दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? सी ने ए की गारंटी ली है और गारंटी दी किसको है? बी को दी है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब हो गया आपने कोई चीज किसी को टेम्परेरी पर्पस के लिए दी है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? आपने अपनी वॉच रिपेयर कराने को दी है, तो आपने टेम्परेरी किसी पर्पस के लिए दिया। आपने घड़ी सही कराने के लिए दी है। आपने कार अपनी रिपेयर कराने के लिए गैराज में दी है, तो कार जैसी रिपेयर होगी आपको वापस रिटर्न मिल जाएगी। तो ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्लेज की बात करूं, अगर आप किसी से लोन लेने के लिए अपना कोई सामान गिरवी रखते हो और वो सामान जो है वो होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने बैंक से लोन लेना है और बैंक से लोन लेने के लिए आपने सोना प्लेज पे रखा, सोना मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को लोन के लिए गिरवी रखते हो तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का होगा। फिर बात करते हैं एजेंसी। अगर आप अपने बदले किसी को एजेंट अपॉइंट करते हो तो आप उससे जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मॉर्गेज की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लोन लेते हो और गिरवी रखते हो मूवेबल प्रॉपर्टी को तो आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर आप लोन लेते हो और गिरवी रखते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर आप बैंक के पास जाके लोन ले रहे हो और गिरवी रख रहे हो अपने मकान को, मकान क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 1930 में क्या हुआ था? सेक्शन 76 से लेके 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये सेक्शन दे रखे थे जो कि थे सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। तो 1930 में इन सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया जिसका नाम रखा सेल ऑफ गुड एक्ट। अब अगर आपको सेल ऑफ गुड से रिलेटेड कोई भी रूल्स और रेगुलेशन देखने हैं तो आप सेल ऑफ गुड एक्ट एक सेपरेट एक्ट बना दिया, वहां पर जाकर देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 to 75 सेक्शन दे रखे थे। 76 से लेकर सेक्शन गायब थे, सीधा 124 से स्टार्ट था। तो 76 से लेकर 123 तक के जो सेक्शन थे वो डिलीट हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 1932 में सेम ऐसा ही कुछ हुआ। सेक्शन 239 से लेकर 266 तक पार्टनरशिप के बारे में दे रखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इन सेक्शंस को डिलीट करा गया और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपके कॉन्ट्रैक्ट की। ये डेफिनेशन दी गई है आपको सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शंस क्या होता है, सबसेक्शंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। क्या बोल रखा है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट, दूसरी बात एनफोर्सेबिलिटी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से मिलकर बनता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। ये दोनों अगर मौजूद हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, तो क्या तुम खरीदोगे? तो बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जिस पार्टी ने ऑफर दिया उसको हम बोलते हैं ऑफर, और जिस पार्टी ने एक्सेप्ट करा उसको हम बोलते हैं ऑफरी। और इन दोनों के बीच बन गया एक प्रॉमिस। ए ने प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार बेचूंगा 1 लाख में, बी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा 1 लाख में। जो ऑफर दे रहा है उसको प्रॉमिसर भी बोलते हैं और जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रॉमिसी भी बोलते हैं। तो ए के दो नाम हो गए ऑफरर और प्रॉमिसर, बी के दो नाम हो गए ऑफरी और प्रॉमिसी। यहाँ पर जो है दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। अब जो ये एग्रीमेंट बन गया, ये एग्रीमेंट जो है दोनों ही पार्टीज को तो उसके राइट्स भी देता है और उसकी ड्यूटीज भी देता है। अगर मैं ए की ड्यूटी की बात करूं तो ए का ऑब्लिगेशन बन गया कि उसको जो है अब ये कार बी को देनी होगी। अब ए जो है अपनी कार देने से मुकर नहीं सकता क्योंकि दोनों के बीच एग्रीमेंट बन चुका है। तो यहाँ पर ए की ड्यूटी बनी तो बी का कुछ राइट बना। बी का राइट बना कि वो कार को रिसीव करेगा। बी की कुछ ड्यूटी भी बनी। बी की ड्यूटी क्या बनी? बी की ड्यूटी बनी कि वो जो है पेमेंट देगा ए को। अब वो मुकर नहीं सकता पेमेंट देने से। बी की ड्यूटी बनी तो ए का राइट भी बना। ए का राइट बना कि उसके पास राइट है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है।
तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ मिला। ए ने अपनी कार बेची और कार बेचने के बदले ए को क्या मिला, 1 लाख रुपए। बी ने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए देने के बदले बी को क्या मिला, बी को मिली कार। तो एक वर्ड आता है जिसका नाम है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। मतलब आपको कुछ के बदले कुछ जरूर मिलेगा। आप कुछ परफॉर्मेंस करोगे तो उस परफॉर्मेंस के बदले आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर ए को कंसिडरेशन क्या मिला, 1 लाख रुपए, और बी को कंसिडरेशन क्या मिला, कार। दोनों ही पार्टीज को अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए बदले में कुछ ना कुछ मिला। तो जो मिला होता है उसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। ए की कंसिडरेशन कैश में है 1 लाख रुपए, बी की कंसिडरेशन काइंड में है कार। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आपके एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी होता है। कंसिडरेशन यानी दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन दोनों ही पार्टीज को मिलनी चाहिए, किस फॉर्म में मिले, क्या मिले और कितनी मिले, ये पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकती हैं। इसमें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दखल नहीं देता। तो मैं आपको यहाँ पर कह रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इन दोनों का मौजूद होना चाहिए। एग्रीमेंट की पहले मैं बात करूं, एग्रीमेंट का मतलब हो गया ऑफर। ए ने ऑफर दिया और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो एग्रीमेंट बनने के लिए एक ऑफर होना चाहिए और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम मिला दे तो एग्रीमेंट बन जाता है। अब ऑफर का ही एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रपोजल। आप प्रपोजल का हो या ऑफर का हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी ने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करा। ए ने प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार बेचूंगा, बी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा। जब हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला लेते हैं, या मैं कहूं जब हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिला लेते हैं, तो हमारा बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉमिस दिया हुआ है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपका प्रॉमिस बन जाएगा। अब बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी की। एनफोर्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है इंटेंशन टू फाइल सूट। मतलब आपकी इंटेंशन है कि आप सूट फाइल करोगे, यानी कोर्ट में केस फाइल करोगे। एग्रीमेंट जब होता है तो दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिलती हैं। अगर कोई भी एक पार्टी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाई तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है, केस फाइल कर सकती है। तो अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन टू फाइल सूट है तो आपके एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद है। तो अगर किसी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी मिल जाए तो वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट बनाना होगा। एग्रीमेंट बनाना बड़ा आसान है, आप ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करोगे, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। अब उस एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी अगर अटैच हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। अब क्या कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें एनफोर्सेबिलिटी अटैच नहीं हो पाती, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते? तो बिल्कुल ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। हमारा कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, सोशल एग्रीमेंट होता है, डोमेस्टिक होता है, पॉलिटिकल होता है, मॉरल होता है, रिलीजियस होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करें, कमर्शियल एग्रीमेंट प्रिज्यूम किया जाता है कि ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। यहाँ पर इंटेंशन टू फाइल सूट होती है। बाकी जितने भी कैटेगरी ऑफ एग्रीमेंट है इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। और नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर कभी भी एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती। लॉ प्रिज्यूम करता है नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती। मतलब इन सब एग्रीमेंट के अंदर आप दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। और जब इन एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती तो ये सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाते हैं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। सोशल एग्रीमेंट, अगर आप सोसाइटी में कोई किसी की मदद करने का कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो आपका सोशल एग्रीमेंट है। तो आप यहाँ पर सेवा भाव से समाज सेवा के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, ये आपके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, आप अपने घर में आपस में कोई एग्रीमेंट कर रहे हो। एग्रीमेंट करना तो बड़ा आसान है, एक पार्टी ने ऑफर करा, दूसरे ने उसका एक्सेप्ट करा, एग्रीमेंट बन गया। अब अगर हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होने लग गया तो हर दूसरा इंसान दूसरी पार्टी को कोर्ट में घसीटता रहेगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते। पॉलिटिकल एग्रीमेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपसे कितनी बार कितनी प्रॉमिस करते हैं और वो प्रॉमिस फुलफिल भी नहीं होते, और उन प्रॉमिसेस के लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। मोरल एग्रीमेंट, मोरालिटी कहती है कि आप जो है अच्छा बिहेव करो। तो अगर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आज से जो है अच्छा बिहेवियर रखूंगा, अपना अच्छा बिहेव करूंगा, लेकिन आप किसी कारण की वजह से अच्छा बिहेव नहीं करते, तो कल को दूसरी पार्टी आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती क्योंकि मॉरल एग्रीमेंट कभी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अगला एग्रीमेंट होता है हमारा रिलीजियस एग्रीमेंट। आपने कोई रिलीजियसली कोई काम करने के लिए बोला कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं जो है मंदिर की दीवार टूटी हुई है उसको सही करवा लूंगा, कल को आप नहीं करवा पाए तो ये नहीं है मंदिर वाले आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। आप तो रिलीजियस एग्रीमेंट कर रहे थे, आपने अपनी मर्जी से कहा था, वॉलंटरी, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं था, तो ये रिलीजियस एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारे कोई भी नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इसीलिए एक सेंटेंस बोला जाता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एग्रीमेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है आपको एग्रीमेंट बनाना होगा। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो एग्रीमेंट तो वो ऑटोमेटिकली है। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, सही बात है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने देखा नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। तो ये नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट आपके एग्रीमेंट जरूर बन जाएंगे, लेकिन ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। अब देख लेते हैं एक बार एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो कि हमें दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। इसमें हमें क्या बोल रखा है,
एवरी प्रॉमिस, यहाँ पर ए ने बी को प्रॉमिस किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस आपका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, दोनों ही पार्टीज को आपस में कंसिडरेशन मिलती है, यहाँ पर कंसिडरेशन फॉर्म होती है। मैं आपने देखा था यहाँ पर ए को कंसिडरेशन मिली थी 1 लाख रुपए, बी को कंसिडरेशन मिली थी कार। एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस जो कंसिडरेशन बनाती हैं दोनों ही पार्टीज के लिए आपस में, वो हमारा एग्रीमेंट होता है, इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन बहुत आसान है, एग्जांपल देख लेते हैं। 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हैं एग्रीमेंट के। फादर जो है प्रॉमिस करता है अपने सन को कि वो उसे पॉकेट अलाउंस देगा 500 रुपए हर महीने। बाद में फादर मुकर गया। यहाँ पर फादर ने एक ऑफर दिया था अपने सन को और सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर एग्रीमेंट तो बन गया था दोनों के बीच, लेकिन बाद में फादर मुकर गया। तो यहाँ पर सन क्या 500 रुपए रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए इनवाइटेड बी टू अ डिनर, ए ने बी को डिनर के लिए इनवाइट किया, बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी ए ने बी को ऑफर किया आज मेरे वहां खाना खाओ, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। इट इज मेयरली अ सोशल एग्रीमेंट, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब कल को अगर बी नहीं पहुंचता ए के पास खाना खाने, तो यहाँ पर ए जो है बी के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता, या फिर ए जो है कल को किसी कारण की वजह से खाना नहीं खिला पाता बी को, तो बी जो है ए के खिलाफ केस नहीं कर सकता। तो क्लियर हो गया आपको। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं, मतलब कुछ कंडीशंस बता रखे हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब हो गया ये सारी कंडीशंस जो आप फुलफिल करोगे, जिसकी वजह से आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपको भी पता है अगर आपको किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी होनी भी जरूरी है। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब हो गया इंटेंशन टू फाइल सूट। सिर्फ यही कंडीशन एनफोर्सेबिलिटी के लिए काफी नहीं होती, इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं अपने एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी को जोड़ने के लिए। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारी वही कंडीशंस हैं जो हमारे एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाती हैं। तो एक बार इन कंडीशंस को देख लेते हैं। इसमें जो कंडीशंस दी गई है वो 2 पार्ट्स में दी गई है। सबसे पहले सेक्शन 10 के अंदर 4 कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे सामने फ्री कंसेंट, यानी जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं उनकी कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। पार्टीज जो है अपनी मनमर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव में उनसे एग्रीमेंट नहीं करवाया जा सकता। तो पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अब लॉ कहता है कंसेंट हम कब फ्री नहीं मानेंगे, मतलब कंसेंट इज नॉट फ्री इफ ऑब्टेन बाय, अगर कंसेंट ली गई हो कोवर्जन से। कोवर्जन का मतलब क्या होता है? किसी को डरा धमका कर, किसी को मारने की धमकी देकर अगर कंसेंट ली गई है पार्टी की, तो उसको हम कहेंगे कोवर्जन। इसमें क्या आ सकता है? इसमें मर्डर करने की धमकी आ सकती है, थेफ्ट आ सकता है, डकैती आ सकती है। तो इस तरीके का कोई भी आपने एक्ट किया है जो आईपीसी एक्ट के अगेंस्ट है, यानी इंडियन पीनल कोड एक्ट के अगेंस्ट है, तो वो सब आपके कोवर्जन के अंदर आता है। दूसरा हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आप दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हो और उस पोजीशन का मिसयूज करते हो। तो हम कहते हैं यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर और पेशेंट। जब डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा होता है तो वहां पर डॉक्टर जो कहेगा पेशेंट वही करेगा। डॉक्टर एक ऐसी पोजीशन में है जो पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। अगर डॉक्टर कहे पेशेंट से मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, बदले में जो है मुझे 1 करोड़ रुपए दो और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, तो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या करा? डॉक्टर ने पेशेंट की मजबूरी का फायदा उठाया। पेशेंट चाहता नहीं है ऐसा कोई एग्रीमेंट करना, लेकिन डॉक्टर ने उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करा और उससे जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाया। यहाँ पर जो पेशेंट ने मंजूरी दी है वो फ्री कंसेंट से नहीं दी। यहीं पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एडवोकेट एंड क्लाइंट। तो यहाँ पर एडवोकेट भी ऐसी पोजीशन में होता है कि वो क्लाइंट की विल को डोमिनेट कर सकता है और मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच जो क्लाइंट की फ्री कंसेंट के खिलाफ होता है, तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा। तीसरा आता है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। आपने कोई झूठी स्टेटमेंट दी और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया पार्टीज को, तो अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली दी है तो ये एग्रीमेंट सीधे सीधे फ्रॉड होगा, और अनइंटेंशनली दी है तो मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लास्ट है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ही होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। गलती से 2 पार्टीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर हम कह सकते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर किसी पार्टी को लॉ की समझ नहीं है, लॉ की बारे में जानकारी नहीं है, और लॉ के बारे में जानकारी ना होने की वजह से उससे कोई मिस्टेक हो गई, तो वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ के अंदर आता है। और लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप इस तरीके का कोई बहाना नहीं मार सकते कि आपको लॉ की जानकारी नहीं थी। तो ये 5 केस होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर आप इसके थ्रू पार्टीज से कंसेंट लोगे। सेकंड कंडीशन है हमारी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुई हैं वो सब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता रखा है। अगर आप इनके साथ एग्रीमेंट करोगे तो आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। 3 लोग है। पहला पर्सन है माइनर। अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, यानी बिलो 18 पर्सन के साथ एग्रीमेंट करते हो,
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो पागल है, इसका स्टेट ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा सही से। इसके अंदर कौन आता है? इडियट। इडियट का मतलब आप लिटरल सेंस में मत लेना। इडियट का मतलब हो गया जो परमानेंटली पागल है, जिसका फुली माइंड काम नहीं करता, उसको हम इडियट बोलते हैं। दूसरा, लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? जो पागल है लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे पागल है, मतलब गजनी टाइप, जो लोग थोड़ी देर के लिए पागल हो जाते हैं, बाद में फिर होश में आ जाते हैं। इस तरीके के पर्सन को हम लुनेटिक बोलते हैं। तीसरा कौन होता है? ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। वो लोग जो पूरा ड्रंक करके बेहोश पड़े रहते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड काम नहीं करता। इन लोगों को नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लास्ट है हमारा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ऐसे व्यक्ति जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है। अगर दो कंट्रीज के बीच आपस में वॉर हो जाए तो जिस कंट्री के साथ वॉर हो रही है उसको दूसरी कंट्री एलियन एनिमी डिक्लेयर कर देती है। एलियन एनिमीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तीन लोग हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब आपके एग्रीमेंट के अंदर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 23 ने बता रखा है कब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। 5 कंडीशन बता रखी है। पहला, फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपका एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो लॉ परमिट नहीं करता, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। थेफ्ट करना, मर्डर करना फॉरबिडन बाय लॉ होता है। दूसरा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर आप लॉ के किसी प्रोविजन को तोड़ते हो तो वो भी अनलॉफुल है। परचेज गुड्स विदाउट बिल। अगर आप कोई सामान बिना बिल के परचेज करते हो, टैक्स का घपला करते हो, कोई सामान खरीदते हो विदाउट जीएसटी, वो आपका डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ माना जाएगा। फ्रॉडुलेंट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड नेचर का है तो वो भी आपका अनलॉफुल माना जाएगा। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। आपने कोई मकान किराए पे लिया, किस चीज के लिए लिया? गैम्बलिंग करने के लिए, इमोरल टू पब्लिक पॉलिसी है। ब्राइबरी टू गेट गवर्नमेंट जॉब, आपने रिश्वत दी सरकारी नौकरी लेने के लिए, इमोरल टू पब्लिक पॉलिसी है। लास्ट आता है हमारा इंजीरियस टू अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। किसी पर्सन को आप नुकसान पहुंचाते हो या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, मतलब आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करते हो, ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस तरीके का आप कोई स्टेटमेंट पास करते हो तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। तो सेक्शन 23 ने 5 बातें बता रखी हैं। तो अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर इनमें से कोई भी चीज इन्वॉल्व होती है तो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। अगली कंडीशन है हमारी, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब लॉ ने जो है साफ साफ बता रखा है, कुछ एग्रीमेंट की लिस्ट बना रखी है, अगर आप उन लिस्ट में से कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो वो लिस्ट के कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे। अगर लिस्ट की बात करूं तो वो लिस्ट किस बेसिस पे बनाई है? अगर कोई एग्रीमेंट लॉ ने इलीगल और वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं तो वो एग्रीमेंट आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। थ्रेट टू कमिट मर्डर, अगर आप किसी को मर्डर के लिए धमकाते हो तो आपका एग्रीमेंट इलीगल की कैटेगरी में आएगा और वो साफ साफ लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बता रखा है। मेकिंग पब्लिशिंग ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो, किसी को कोई ट्रेड करने से रोक रहे हो। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे को मैरिज करने से रोक लो, ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड माना जाएगा। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि आप किसी पर्सन को किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक सको। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग का मतलब होता है गेम ऑफ चांस, मतलब चांसेस वाला एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सीधे से बताऊं, सट्टेबाजी का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें सट्टा लगाया जाता है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा है कि ये एग्रीमेंट वॉइड मानी जाएंगे। तो ये हो गया हमारी 4 कंडीशन सेक्शन 10 की। क्या कंडीशन हो गई? चारों की मैंने आपके लिए नीचे लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले आती है हमारी फ्री कंसेंट, दूसरी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी हमारी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है हमारी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कुछ और कंडीशंस भी दे रखी हैं जो हमारी सेक्शन 10 के अंदर नहीं बता रखी। ये हमारी टोटल 7 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है ऑफर, एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तो जरूरी है। अगर आपको एग्रीमेंट बनाना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ऑफर और एक्सेप्टेंस की होती है। सेकंड कंडीशन क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी एनफोर्सेबिलिटी, आपकी लीगल रिलेशनशिप करने की इंटेंशन होनी चाहिए, यानी इंटेंशन टू फाइल सूट होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का एक केस था, बहुत फेमस केस है। मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर हु वर लिविंग इन सेलोन वेंट टू इंग्लैंड। तो मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर जो है सेलोन में रहते थे, वो इंग्लैंड चले गए। मिसेस वेलफेयर फेल इल, मिसेस वेलफेयर जो है वो बीमार हो गई। मिस्टर वेलफेयर हैड टू कम बैक टू सेलोन टू जॉइन हिज ड्यूटीज। मिस्टर वेलफेयर को सेलोन वापस आना पड़ा अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। हाउएवर ही प्रॉमिस्ड टू पे 30 पाउंड पर मंथ टू हिज वाइफ। तो मिस्टर वेलफेयर ने प्रॉमिस करा कि वो अपनी वाइफ को हर महीने 30 पाउंड जो है भेजता रहेगा। ऑन हिज फेलियर टू पे, मिसेस वेलफेयर सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पर मिस्टर वेलफेयर ने जो है वो 30 पाउंड हर महीने नहीं भेजे, तो मिसेस वेलफेयर ने जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया।
तो कोर्ट का जजमेंट आया कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और यहाँ पर जो हस्बैंड है वो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट एक अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। अगली कंडीशन है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी। पार्टीज की कंसेंट म्यूचुअल होनी चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए के पास दो घोड़े हैं, एक काला और एक सफेद। ए जो है वो ऑफर करता है बी को कि मैं अपना एक घोड़ा बेचना चाहता हूँ। बी जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर देते समय ए सोच रहा है कि मैं जो है अपना काला घोड़ा बेचूंगा और बी सोच रहा है कि ए जो है मुझे अपना सफेद घोड़ा बेचने जा रहा है। दोनों ही पार्टीज के माइंड में अलग अलग घोड़ा चल रहा है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज के माइंड में कंफ्यूजन है। उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन वो सेम थिंग सेम सेंस में नहीं सोच रहे। ए सोच रहा है मैं अपना काला घोड़ा बेचूंगा, बी सोच रहा है मैं सफेद घोड़ा खरीद रहा हूँ। इन दिस केस नो एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है दोनों पार्टीज सेम थिंग सेम सेंस में सोचे। इसी को लैटिन वर्ड में कहते हैं कंसेसस एड आइडम। कंसेसस एड आइडम का मतलब वही होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। अगली कंडीशन आती है हमारी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी है, दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगली कंडीशन है एग्रीमेंट मस्ट सर्टेन नॉट वेग। एग्रीमेंट जो है सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री हुआ कि वो बी को जो है 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेगा। अब यहाँ पर क्लियर नहीं किया ए ने कि वो कौन सा ऑयल बेचना चाहता है। ऑयल तो कई टाइप के होते हैं, रिफाइनरी ऑयल होता है, पेट्रोलियम ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, कई तरीके के ऑयल होते हैं। तो कौन से टाइप का ऑयल ए जो है बीच को बेचना चाहता है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर टर्म और कंडीशन सर्टेन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री हुआ कि वो अपनी एक कार बेचेगा बी को 1 लाख रुपए में और या फिर 1,20,000 रुपए में। तो यहाँ पर ए खुद क्लियर नहीं है वो कार 1 लाख में बेचना चाहता है कि 1,20,000 में बेचना चाहता है। तो ये एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है। अगली कंडीशन है परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल, यानी आपका परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि ए जो है बी को खजाना ढूंढ के दिखाएगा जादू से और बी जो है उसके बदले में 10,000 रुपए पे करेगा ए को। तो ये एग्रीमेंट एक इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है। लास्ट कंडीशन है हमारी राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट ओरल में करो या रिटन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है फुली वैलिड माने जाएंगे। अब वो बात अलग है आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट को जब कल को प्रूफ करने की बात आएगी, आप प्रूफ कैसे करोगे वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे प्रूफ कैसे होगा क्या होगा। लेकिन वैलिड दोनों ही माने जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। लेकिन कुछ एक्ट होते हैं जो कहते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में करना है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टैम्प करवानी है एग्रीमेंट के अंदर, या कुछ अदर फॉर्मेलिटीज बोलती हैं। तो अगर किसी अदर एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज दे रखी है, तो आपको फॉर्मेलिटीज को पूरा करना ही होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है आप ओरल में करो राइटिंग में करो, दोनों ही आपके चल जाएंगे, दोनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन अदर एक्ट्स का भी ध्यान रखना। तो ये आपकी टोटल 7 कंडीशन हो गई जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बनाती है या आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। सातों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आपको याद करने में आसानी होगी। पहली क्या होगी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरी म्यूचुअल कंसेंट। चौथी कंसिडरेशन। पांचवी हमारी सर्टेन नॉट वेग। छठी हमारी परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल और 7th है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। टोटली 7 कंडीशन हमने एनफोर्सेबिलिटी की पढ़ ली और 4 हमने पढ़ी थी सेक्शन 10 के अंदर। टोटल 11 एलिमेंट्स हो गए जो इसेंशियल एलिमेंट्स है हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फिर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का जो कि हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर। मेनली कॉन्ट्रैक्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी। एनफोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी के बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले वैलिड होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना होता है तब वो वैलिड होता है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली वो वॉइड हो जाता है, बाद में वो इनवैलिड हो जाता है। इट इज वैलिड व्हेन इट वाज मेड बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड। वॉइड होने का रीजन क्या हो सकता है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर जो है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कुछ ऐसा हुआ कि आपका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मतलब हो गया पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, बाद में वो इलीगल हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि ए जो है बी को लीकर सप्लाई करेगा, लेकिन डिलीवरी करने से पहले गवर्नमेंट ने जो है लीकर को टोटल प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया। अब यहाँ पर अगर ए बी को लीकर सप्लाई करता है तो ये एक इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा क्योंकि लीकर सप्लाई करना इलीगल हो गया अब। लेकिन जब ए और बी के बीच एग्रीमेंट बना था तब गवर्नमेंट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया था, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था,
बाद में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लीगल को बैन कर दिया, कुछ ऐसा हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। यहाँ पर रीजन क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इलीगैलिटी आ गई। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। बी कौन है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का ओनर है। तो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी जो है वो ए को 10 टन ऑफ शुगर सप्लाई करेगा, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर इज कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बी जो है ए को शुगर सप्लाई करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एनफोर्सेबल था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ, फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, फैक्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, अब शुगर बन ही नहीं पाएगी तो वो सप्लाई कैसे होगी। तो बाद में कुछ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई, कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गई। अब यहाँ पर 20 शुगर बना ही नहीं पाएगा तो वो सप्लाई कैसे करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो गया। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो गया। तो यहाँ पर अगर बी ने ए को कुछ एडवांस दिया होता तो एडवांस लौटाना पड़ता जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ए ने बी को कुछ एडवांस दिया होता तो बाद में बी को वो एडवांस लौटाना पड़ता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है, मतलब अगर किसी पार्टी को कोई बेनिफिट मिल गया तो वो बेनिफिट जो है रिस्टोर करना पड़ेगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर, आपको वो बेनिफिट को जो है रिस्टोर करना पड़ेगा, दूसरे को बेनिफिट वापस लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, वैलिड एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट। अगर आपका एग्रीमेंट वैलिड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड है, यहाँ पर मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, ऊपर हमने बात करी थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है बाद में वॉइड बनता है, तो यानी यहाँ पर ये जब बना था तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा। तो यहाँ पर वैलिड एग्रीमेंट था, उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी भी थी, उस समय पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वैलिड था जब ये बन रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट बनने की तो बात ही नहीं आएगी, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट को लैटिन वर्ड में बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ये एग्रीमेंट तक नहीं बन पाया, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ही बनेगा। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एनी एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग अदर देन फ्री कंसेंट। अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर वो जो एसेंशियल एलिमेंट पड़े थे, हमने 11 एसेंशियल एलिमेंट, उनमें से कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हुआ तो आपका एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। लेकिन एक एलिमेंट को छोड़कर जो कि है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मिसिंग होगी तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो वो बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम पढ़ेंगे आगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, या कोई इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट करते हो, या इम्पॉसिबल एक्ट के लिए एग्रीमेंट करते हो, इनमें से कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो तो आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने आपको बताया अगर आपके एग्रीमेंट में से फ्री कंसेंट मिसिंग है तो आपका एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो अपना स्कूटर बेचेगा 1 लाख रुपए में, लेकिन ये जो कंसेंट ली गई थी स्कूटर बेचने की एक्स की, ये वाई ने गन पॉइंट पर ली थी। वाई ने जो है बंदूक दिखाकर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, तो यहाँ पर एक्स की कंसेंट जो थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी। यहाँ पर जो एक्स है उसको हम बोलते हैं अग्री पार्टी। अग्री पार्टी का मतलब वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, हम कहते हैं इसको दुखी आत्मा। तो यहाँ पर एक्स जो है वो एग्री पार्टी है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होने की एबिलिटी रखता है, वॉइडेबल यहाँ पर है, वॉइड होने की एबिलिटी रखता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइड नहीं हुआ, अब या फिर ये वॉइड होगा या फिर ये वैलिड होगा, डिपेंड करेगा अग्री पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो गया, किसके ऑप्शन पे, एट हिज ऑप्शन। हिज कौन है यहाँ पर, हिज है यहाँ पर एक्स, एक्स के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो गया। लेकिन किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा, वाई के ऑप्शन पे। वाई की मनमर्जी नहीं चलेगी, मनमर्जी किसकी चलेगी, सिर्फ एक्स की। तो एक्स चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, तो एक्स ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ना करे, तो एक्स की मर्जी है, एग्री पार्टी की मर्जी है, वो क्या करना चाहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहती है या रिजेक्ट करना चाहती है। एग्री पार्टी के पास ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन को। A whatever contract continue to be valid until it is rejected by the party, यानी एग्री पार्टी entitled to do so। तो whatever contract वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एनफोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी। तो एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो एनफोर्सेबल करवा ले, और वो पार्टी कौन सी है, एग्री पार्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, तो यहाँ पर एक्स जो है एग्री पार्टी है, वो वॉइडेबल करा सकता है, उसकी अपने ऑप्शन है। एक्स चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, यानी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर जो है इलेक्ट टू बी बाउंड बाय इट, या अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा ले। एक्स की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट से क्या मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन कुछ अदर एक्ट हैं जो कहते हैं आपको
कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनको पूरा करना होगा। अगर किसी एक्ट में कहा हुआ है आपको राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपने नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में वो टेक्निकल डिफेक्ट माना जाएगा। अगर किसी एक्ट ने कहा है कि आपको स्टैंप लगानी है, आपने नहीं लगाई, टेक्निकल डिफेक्ट माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं करवाया, टेक्निकल डिफेक्ट। अटेस्टेशन करवाना था, नहीं करवाया, टेक्निकल डिफेक्ट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एनफोर्स नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करवा लोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस से एनफोर्सेबल हो जाएगा। तो ये हमारे 4 क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड बेसिस, जो क्या था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और मोड ऑफ क्रिएशन। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा आएगा हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा आप कॉन्ट्रैक्ट ओरल कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, मतलब आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो वर्ड्स का इस्तेमाल आप ओरली भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, दोनों ही फुली वैलिड माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब आप ना ओरली वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना राइटिंग में वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। कोई भी पार्टी बिना कुछ बोले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा रही है, पार्टीज कुछ ऐसा कंडक्ट कर रही हैं, कुछ ऐसा एक्ट कर रही हैं कि ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है कंडक्ट और एक्ट्स ऑफ द पार्टीज से। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए एक पर्सन है जो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है। एक कूली आता है, वो अचानक से जो है बिना ए से पूछे उसका लगेज उठा लेता है और चल देता है, और ए भी उसको मना नहीं करता। तो यहाँ पर ए का मना ना करना कूली को मंजूरी देना है। तो यहाँ पर कूली ने ए से कुछ बोला भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, और ए ने भी कूली को कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने कुछ कंडक्ट करा, कुछ एक्ट करा, जिससे दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गए। यहाँ पर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है जो कि होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब ही होता है साइलेंट, आप बिना कुछ कहे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओगे। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। एग्जांपल देख लेते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के। ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम एटीएम, आप एटीएम मशीन के पास जाते हो, वहां पर अपने कार्ड स्वाइप करते हो और पैसे निकाल लेते हो। तो यहाँ पर आपने बैंक से कुछ भी नहीं बोला, बैंक ने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जितना आपने अमाउंट निकाला उतना अमाउंट डेबिट कर दिया। तो आपने यहाँ पर बैंक से कुछ बोला नहीं, आपने कुछ ऐसा कंडक्ट करा। क्या करा आपने? एटीएम मशीन में अपने कार्ड को स्वाइप करा और यहाँ पर बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बैंक ने आपके अमाउंट को डेबिट कर दिया। एक और बेटर एग्जांपल देता हूं, सेल बाय फॉल ऑफ अ हैमर एट द ऑक्शन सेल। जब ऑक्शन लगता है तो वहां पर जो हाईएस्ट बिडर होता है वो बिड करता है और ऑक्शनर जो है उसके बिड पर हथौड़ा मारता है टेबल के ऊपर। हथौड़ा मारना एक पार्टी का कंडक्ट है। यहाँ पर पार्टी ने मुंह से कुछ नहीं बोला, हथौड़ा टेबल पर मारने का ही मतलब है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। किसके साथ? हाईएस्ट बिडर के साथ। अब जो है वो सामान जो है हाईएस्ट बिडर का होगा। तो यहाँ पर साइलेंटली बिना कुछ बोले सिर्फ कुछ ऐसा एक्ट कंडक्ट किया गया जिससे जो है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पार्टीज कुछ ऐसा कंडक्ट करती हैं बिना शब्दों का इस्तेमाल करें। तो अब सवाल आता है कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? तो बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो अगर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन नॉट नोन, जबकि आप देखो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखा है? नोन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब क्या इस बात का? जब कूली ने ए का सामान उठाया था तो ना ए को पता था कि कूली कितना पैसा लेगा और ना ही कूली को पता था कि जितना पैसा मैं मांगूंगा उतना पैसा मुझे ए दे देगा। तो दोनों को ही टर्म्स और कंडीशन नहीं क्लियर थी, नहीं मालूम थी कि आखिर कितने पैसों की बातचीत होगी। जबकि अगर मैं यहां बात करूं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स और कंडीशन दोनों ही पार्टीज को बिल्कुल क्लियर थी। एटीएम मशीन से पैसे निकाले थे तो आपको पता था आपके अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट होगा। जब ऑक्शन में हैमर स्ट्राइक किया गया था तो यहाँ पर ऑक्शनर को पता था कि ये सामान कितने में बिकने जा रहा है, और जिसने बिड लगाई थी बिड हाईएस्ट बिडर को भी पता था कि मैं सामान कितने में खरीदने जा रहा हूँ। तो दोनों ही पार्टीज को टर्म्स और कंडीशन पहले से पता थी। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक ऑब्लिगेशन होता है जो लॉ जबरदस्ती किसी पर्सन के ऊपर थोपता है या इंपोज करता है, हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी का गुम हुआ वो सामान मिल जाए तो लॉ कहता है ये आपकी ड्यूटी है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढो और उसको उसका सामान लौटाओ। सामान लौटाने के लिए आपको जो खर्चा हुआ उसकी कंपनसेशन आपको मिल जाएगी ट्रू ओनर से। एक और एग्जांपल देता हूं, गुड्स और मनी रिसीव बाय मिस्टेक। अगर किसी इंसान का आपके पास गलती से कोई सामान या पैसा बाय मिस्टेक छूट गया तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको जो है ट्रू ओनर को वापस लौटाओ। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये लॉ के द्वारा इंपोज करे हुए ऑब्लिगेशन होते हैं। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हमने फॉर्मेशन और मोड ऑफ क्रिएशन के अंदर। लास्ट हमारी कैटेगरी आती है हमारी तीसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे हमारे 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों ही पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर चुकी होती है, यानी दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया, जो जो काम करना था, जो जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी थी कर दी। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने एक टीवी बाय किया बी से 20,000 रुपए में,
ए पेज द प्राइस, ए ने 20,000 रुपए पे कर दिए और बी ने जो है टीवी की डिलीवरी कर दी। दोनों ने ही अपना अपना काम कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों ही पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर, यानी यहाँ पर जो है काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे जाएंगे फ्यूचर के अंदर। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फर्दर दो काइंड्स में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है, यानी दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है अभी। एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने जो है रेलवे टिकट बाय करी है, कहां जाना है उसको, नागपुर से बॉम्बे जाना है। ए ने पैसा दे दिया, अपनी टिकट बाय कर ली, तो ए ने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। अब किसकी ड्यूटी बची है, रेलवे की ड्यूटी बची है। रेलवे की क्या ड्यूटी है, रेलवे की ड्यूटी है कि ए को जो है नागपुर से बॉम्बे ले जाए। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब जहां पर दोनों ही पार्टीज के ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना अभी बाकी होते हैं, फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो अपना प्लॉट बेचेगा 1 लाख रुपए में। बी ने जो है ए को एडवांस मनी दे दिया 25,000 रुपए और प्रॉमिस कर दिया कि वो बचा हुआ बैलेंस दे देगा नेक्स्ट संडे को। दूसरी तरफ ए ने जो है बी को प्लॉट का पोजेशन दे दिया और प्रॉमिस करा कि वो जो है बी के नाम पर प्लॉट के लिए सेल डीड को साइन कर देगा पूरी अमाउंट मिलने के बाद, यानी पूरा पैसा मिलने के बाद, यानी दोनों ही पार्टीज के ऑब्लिगेशन बाकी हैं। तो ये हो गया हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देख लिया अपने तीसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर अपने तीनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को। इसी के साथ हमारे जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन और फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।